जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त हो, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, राधे राधे। तो दोस्तों बात करते हैं आप सभी को सबसे पहले हिंदी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ माता की जो है नवरात्रा भी स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार दुर्गा की आज की क्लास की, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज फिर हम क्रोन का जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि नेक्स्ट सेट करने वाले हैं, तो जो बिल्कुल ही न्यू प्रैक्टिस सेट है 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और फुल क्वेश्चंस का यानी कि 100 क्वेश्चनों का जो है फुल एनालिसिस करेंगे, यानी कि बराबर तरीके से इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। अकेले खड़े होने का दम रखो, क्योंकि ज्ञान सब देंगे लेकिन साथ नहीं। सही बात है। आज की डेट में हम बात कर लेते हैं, तो आपको अकेले ही खड़े रहने होंगे, क्योंकि उस समय आपको कोई साथ देने वाला नहीं होंगे। क्योंकि ज्ञान तो बांटने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वक्त पे साथ देने वाले आपको कोई नहीं मिलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। तो आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों तत्वों और उसके खोजकर्ता के बारे में। तो तत्वों के खोजकर्ता कौन कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात करते हैं ऑक्सीजन की खोजकर्ता कौन है। सीले तथा प्रिस्टले के द्वारा जो है ऑक्सीजन का खोज किया गया था। बात करते हैं क्लोरीन का खोज जो है CW सीले के द्वारा किया गया था। प्लेटिनम की खोज की बात करते हैं एच कैवेंडियस के द्वारा जो है, और हाइड्रोजन की खोज भी एच कैवेंडियस के द्वारा ही किया गया था। ये आपको यानी कि हाइड्रोजन की खोज की बात करें तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया प्लेटिनम कैवेंडियस के द्वारा, और हाइड्रोजन की बात करते हैं रदरफोर्ड के द्वारा। नाइट्रोजन की बात करते हैं क्लोप्रोथ के द्वारा, और यूरेनियम की बात करते हैं क्लोप्रोथ। यूरेनियम और नाइट्रोजन दोनों का खोज जो है एक ही व्यक्ति ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लेप्रोथ के द्वारा किया गया था। वही बात करते हैं सोडियम की खोज की बात करते हैं हम्फ्री डेवी के द्वारा सोडियम की खोज किया गया था। हीलियम की बात करें तो लोकेयर के द्वारा हीलियम की खोज किया गया था। टंगस्टन की बात करें WR ब्रदर्स के द्वारा जो है टंगस्टन का खोज किया गया था। रेडॉन की बात करते हैं FE डॉन के द्वारा रेडॉन की खोज किया गया था। क्लोरीन की बात करते हैं एच मॉयसन के द्वारा क्लोरीन का खोज किया गया था। अब बात करते हैं विश्व स्तरीय मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्था जो है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात करते हैं आज की संस्था के बारे में। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शामिल नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की हम बात करें तो इसमें शामिल जो है नहीं है। कौन कौन? अमेरिका, चीन और रूस जो है शामिल नहीं है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में, तो ये आज के हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है। तो बात करते हैं दुनिया के जिन 123 देशों ने रोम संधि पर दस्तखत किए हैं, वही देश के यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट काउंसिल के सदस्य हैं। तो ICC के सदस्य हो सकते हैं जिन्होंने रोम संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बात कर लेते हैं इनमें से 123 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने रोम समझौता पर दस्तखत तो किए हैं, लेकिन उसे मान्यता नहीं दी है। तो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं पर उसे मान्यता नहीं मिला है? तो बात कर लेते हैं अमेरिका, रूस, यूक्रेन, और इन 31 देशों में शामिल है, इसलिए इसे ICC का सदस्य नहीं है। यानी कि 31 देशों ने जो है में शामिल है अमेरिका, रूस और यूक्रेन, और इसे जो है ICC के सदस्य नहीं मानते हैं। बात करते हैं भारत और चीन ने रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसीलिए वो ICC के सदस्य नहीं है। इन्होंने जो है भारत चीन ने रोम संधि पर हस्ताक्षर ही नहीं किया है, इसीलिए भारत जो है इंटरनेशनल जो है कोर्ट का जो है सदस्य नहीं है। बात करते हैं इंटरनेशनल ICC की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो ICC का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की सेट की। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जीनियस का जो है न्यू प्रैक्टिस सेट है। कभी हम क्रोन का चला देते हैं, ये जीनियस का प्रैक्टिस सेट है। आज का पहला सेट, यानी कि जीनियस का अभी तक में प्रैक्टिस सेट नहीं किया गया था, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। देख सकते हैं बिहार दरोगा के लिए स्पेशल न्यू प्रैक्टिस सेट 2023 दरोगा के न्यू पैटर्न पर आधारित, यानी कि न्यू सेट है। 2023 में जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए बहुत ही अपडेट सेट है। यहाँ पे देख सकते हैं जीनियस का है। तो चलिए हम इस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जाके जुड़ें। इसके अलावा कई सारे जो है PDF वहाँ पे शेयर किया जाता है। बिहार DLED, बिहार बीएड और हिंदी का जो सिविल कोड के लिए चलाया जाता है उसका भी PDF और क्लासेस चलते हैं। तो आप ज़रूर जाके जुड़ें और जरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की सेट की। आज का हमारा पहला सवाल है, मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को पराजित किया कौन था? तो मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था, वह कौन था? तो बात करते हैं औरंगजेब था। औरंगजेब था। इन्होंने क्या क्या किया था? तो इन्होंने 1686 ईस्वी में बात करें तो अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा तथा हिजली एवं बालासोर में स्थित मुगल घेराबंदी पर हमले किए। मुगल घेराबंदी पर हमले किए और परिणाम स्वरूप 1688 में बात करें, 1688 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों पर आक्रमण के आदेश दे दिए और ब्रिटिश सेना को हार का सामना करना पड़ा। तो यह किसने किया था? औरंगजेब के द्वारा यह किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अकबर को एक सच्चे महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अतिमुख है? तो अतिमुख है कौन सा कथन की हम बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं, उसने अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने का कोशिश की, ये गलत है। उसने औसत फसल मूल्यांकन पर आधारित राजस्व वसूली की स्थापना की, ये भी गलत है। अब बात कर लेते हैं, उसने कई धर्मों के सिद्धांतों को मानने वाले दीन ए इलाही की स्थापना की है, ये भी गलत है। उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने यानी कि मिलाने की कोशिश की। इसका राइट आंसर की बात करें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित किया कौन था? दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित किया था वो कौन था? तो हम बात करते हैं, वह शासक की बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी था। बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अगर ये पूछे किसके समय में जो है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसने अपने अधीन कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब दक्षिण भारत के विजय का श्रेय जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर को जाता है और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, इल्तुतमिश के इन्होंने कुतुब मीनार का जो है निर्माण पूरा किया था, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करती है, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मौत हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो कागज बनाने की कला की हम बात करते हैं, चीनियों के द्वारा खोजा गया था। अब वही बात करते हैं, आधुनिक कागज बनाने की खोज की प्रक्रिया की बात करें तो किसने किया था? जिंग झांग ने किया था। किसने? जिंग झांग ने, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के की बात करें तो रूपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रूपक। अब बात करते हैं, गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहते हैं। इसका निर्माण की बात करें क्षत्रप सिक्कों की तरह किया गया था और इन सिक्का का वजन की बात करें कि वजन होता था 30 ग्राम से 35 ग्राम इसका वजन होता था, ये आपको ध्यान रखें। बात करते हैं, महावीर ने डैश यानी कि किस मतलब डैश में निर्माण प्राप्त किया था? महावीर की बात करें तो यह किस में निर्माण प्राप्त किया था? तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर 468 ईसा पूर्व में इन्होंने निर्माण प्राप्त किया था। अब बात करते हैं, इसका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। जन्म 540 ईसा पूर्व में, मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा वृत्तांत भारतीय बंदरगाह की जानकारी देता है? तो भारतीय बंदरगाह की जानकारी की बात करें तो इनमें से किस वृत्तांत के द्वारा मिलता है? तो बात कर लेते हैं, यह जो मिलता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के द्वारा जो है भारतीय बंदरगाह की जानकारी देता है। बात करते हैं, अशोक के तमाम अभिलेखों में से निम्न में से किसमें अशोक का नाम उल्लिखित है? तो अशोक का नाम की उल्लिखित की हम बात करें तो मास्की और गुर्जरा दोनों अभिलेख में मिलता है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं, किसने मराठा प्रशासन की देखरेख पेशवाओं को सौंप दी?
तो किसने मराठा प्रशासन की देखरेख की बात करते हैं पेशवाओं को सौंप दी थी। तो बात करते हैं यह सौंप दिया था किसने, साहू जी ने सौंप दिया था। अब बात करते हैं 1707 ईस्वी में मुगल बहादुर शाह फर्स्ट जो है मुगल के कैद में बहादुर शाह फर्स्ट द्वारा आज़ाद हुए साहू जी को प्रशासन का ज्ञान नहीं था और साहू जी ने प्रशासन की देखरेख पेशवाओं के हाथ में सौंप दिया था। उनकी अज्ञान होने के कारण जो है उन्होंने प्रशासन की देखरेख पेशवाओं के हाथों में सौंप दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं निम्नलिखित में प्रथम क्या था। प्रथम की हम बात करें इनमें से क्या था, तो बात कर लेते हैं प्रथम की। तो दो सरकार जो प्रथम है क्या है, दो सरकार है। तो बात करते हैं द्वैध शासन प्रणाली की संबंध की बात करें तो क्या है, द्वैध शासन प्रणाली की तो रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त में बात करते का संबंध कर्ण अस्थाई बंदोबस्त की बात करते तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। तो गोद की नीति की बात करें तो गोद नीति का संबंध की बात करें तो ये लॉर्ड डलहौजी से है, जिसे हड़प की नीति कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी से। अब बात करते हैं द्वैध अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो ये तो किसे है, तो इसको पता यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली से अस्थाई बंदोबस्त किया। तो इसमें प्रथम की बात करें दो सरकारें प्रथम है। बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की बात करते हैं 1885 में किया गया था और 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस की स्थापना भी किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया गया था। बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था सबसे पहले भारत में, तो भारत बाग विधाता के नाम से 1912 में प्रसिद्ध यानी कि प्रकाशित हुआ था। उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। नेताजी को सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, बिल्कुल सही है। सीमांत गांधी अब मौलाना अबुल कलाम आजाद, सीमांत गांधी के नाम से बात करें तो कौन अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर बात करते हैं 20 का आंसर जो है गलत है। देशबंधु सीआर दास को जाना था, बिल्कुल सही। दीनबंधु सीआर एंड्रूज को, ये भी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की नाम की बात करें इसका संबंध क्रीमियन युद्ध से है। ये आपको जाना किससे, क्रीमियन युद्ध से। इटली निवासी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये पूछ सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है किस देश के निवासी थे, इटली के निवासी थे। और बात करते हैं 1854 में जो है क्रीमियन का युद्ध जो था उस समय नर्स का कार्य किया था और जिसे लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के विकास में भी अभूतपूर्व योगदान दिया था, इसीलिए इसको जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो जितने भी युद्ध में घायल हुए थे उसका जो उपचार इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा था, इसीलिए इसे जो है लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं तिलक को मांडले जेल को 6 वर्ष कारावास, मांडले जेल में जो है 6 वर्ष कारावास की सजा कब दी गई थी। तो 6 वर्ष कारावास की सजा की बात करें तो यह 1908 में दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। मांडले जेल कहाँ पे है, अगर पूछे मांडले जेल की बात करें तो यह म्यांमार में है। कहाँ पे है, म्यांमार में। अब बात करते हैं जेल में ही तिलक ने गीता रस नामक पुस्तक की रचना किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें कित में से कौन सा एकमात्र तारा है। तारा की बात करें तो सूर्य एकमात्र क्या है, तारा है। क्या है, तारा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है और पृथ्वी अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और यही कारण है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ये आपको ध्यान है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, घूर्णन के कारण जो है दिन रात होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो दो स्थानों के बीच स्थानीय समय के बात करते हैं अंतर क्या होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना, 4 मिनट का। अगर हम बात करते हैं कि
1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। अब बात करते हैं कि इस प्रकार जो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कुल 1 घंटा का समय लगेगा। जब एक यानी कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में से 4 मिनट लगता है, तो वही बात करते हैं जब 15 डिग्री देशांतर पार करने में उसको कितना समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 15 गुने 4 कर देंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की, तो शिकार करना है। क्या है, शिकार करना। क्योंकि वहाँ जो है टुंड्रा प्रदेश जो है हमेशा जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की एक गर्म जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं यह किस महासागर की गर्म जलधारा है, तो यह बात करते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की खोज की बात करें 1513 ईस्वी में पॉन्स डी लियोन ने की थी, पॉन्स डी लियोन के द्वारा किया गया था। गल्फ स्ट्रीम की धारा को बात करते हैं हेट्रॉस अंतरिप से न्यूफाउंडलैंड तक बहती है। कहाँ से, हेट्रॉस अंतरिप से न्यूफाउंडलैंड तक बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सुनामी की है, तो सुनामी की अगर हम बात करें तो यह क्या है, तो सुनामी की हम बात करें यह भूकंपीय तरंग है। क्या है, भूकंपीय तरंग। और सुनामी की बात करें तो यह एक जापानी शब्द है, एक मतलब ये आपको ध्यान रखना है, हम जापानी शब्द है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेबर नेबर प्रदेश किस महाद्वीप में स्थित है। तो नेबर नेबर प्रदेश किस महाद्वीप में स्थित है, तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भीतरी भाग शुष्क मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। इस प्रदेश को जो है द बुश एवं नेबर नेबर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है। इसका जो पहले कल वाले सेट में जो है एडुसंधान वाले सेट में जो है डिस्कस हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें, पूरी मैप के साथ, विथ मैप के साथ जो है इसका अच्छी तरह से निपटारा किया हुआ है कि कौन कौन से सेवन सिस्टर नहीं है। तो इसमें कि हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल जो है सेवन सिस्टर का सदस्य है, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। सेवन सिस्टर का सदस्य बात एकमात्र त्रिपुरा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण की बात करते हैं नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। नर्मदा तापी नदियों की बात करते हैं उन भ्रंश घाटियों से होकर बहती है जो प्राचीन काल में हुई भूगर्भीय घटनाओं के फलस्वरूप बन गई थी, ये आपको ध्यान रखना। नर्मदा नदी तापी बेसन की बात करते हैं खंडवा बुरहानपुर के निकट से होकर मुंबई जबलपुर रेल मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरता है, इससे होकर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें नर्मदा नदी द्वारा निर्मित धुआंधार जलप्रपात का मुख्य उदाहरण है। किसका, धुआंधार जलप्रपात का मुख्य उदाहरण। इस क्षेत्र में श्वेत संगमरमर की चट्टानें मिलती है, किसमें, नर्मदा नदी घाटी में, आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नदी की बात करते हैं, अमरावती जो है, अमरावली जो बात कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बाकी सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करते हैं भीमा, तुंगभद्रा, मुसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सारी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अमरावती की बात करें तो ये नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। अमरावती किसकी नदी है, कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती। बात करें श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो श्रीनगर की बात करते हैं झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उस तिलहन पौधे का नाम बताएं जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो भारत में बात करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तोरिया, क्या है, तोरिया। और दूसरे स्थान पे बात करते हैं मूंगफली है, क्या है, मूंगफली। ये आपको ध्यान है, भारत विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। भारत में गुजरात राज्य जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नई आर्थिक नीति किसने शुरू की। तो नई आर्थिक नीति की बात करते हैं किसने शुरू किया था, तो व्लादिमीर इलिच लेनिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लेनिन के द्वारा किया गया नई आर्थिक नीति की शुरुआत। अब बात कर लेते हैं हम असम की डैश जाति बसंत ऋतु में वैभव की देवी बैखो
को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्योहार मनाती है। तो यह बात करते हैं किसको प्रसन्न करने के लिए बैखो त्योहार मनाती है, तो यह राभा जनजाति के द्वारा जो है असम की बैखो त्योहार मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस में उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात है। तो उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का अधिक अनुपात है, तो बात कर लेते हैं पंजाब में। अब बात करते हैं इंडिया सेक्रेटरी के पद एवं 15 सदस्य भारत परिषद का सृजन किया गया। तो इंडिया सेक्रेटरी के पद एवं 15 सदस्य भारत परिषद का सृजन की हम बात करें तो यह भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसी अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवा में नियुक्ति खुली प्रतियोगिता होने लगा, यानी कि नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा होने लगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की दिया गया निम्न में से कौन सा तत्व ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया कौन सा तत्व बात करें, संसद शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि द्वारा निर्माण प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर की बात करते सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं भारत में विशेष राज्य घोषित करने का अधिकार क्या है, आधार क्या है। तो विशेष राज्य घोषित करने का आधार की बात करें तो क्या होता है, गॉडगिल फार्मूला है। क्या है, गॉडगिल फार्मूला के द्वारा विशेष राज्य को आधार पर यानी घोषित करने का आधार है। तो बात करते हैं विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए राज्य की आर्थिक स्थिति आधारित संरचना एवं सामरिक महत्व का पैमाना बनाया जाता है और विशेष राज्य मिलने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता में 90% जो है अनुदान तथा 10% ऋण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में बात करते हैं विशेष राज्यों की संख्या की बात करते हैं, विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त राज्यों की संख्या की बात करते हैं, कुल 11 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पड़ोसी राष्ट्रों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना किस अनुच्छेद द्वारा प्रावधानित है। तो किस अनुच्छेद द्वारा प्रावधानित है, तो अनुच्छेद 51 के द्वारा प्रावधानित है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते भारित है। तो वेतन एवं भत्ते की बात करें तो भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य का डैश यानी कि सदस्य का है, तो क्या है, तो चुनाव लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर सही होगा। तो भारत के राज्यसभा के सदस्यों का हम बात करें चुनाव लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें तो शपथ कौन दिलाता है, मुख्य यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त होने चाहिए। तो कितने प्रतिशत मत जो है प्राप्त करने चाहिए, तो कम से कम 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में, वैध मतों का जो है 6% और 4 या 4 से अधिक राज्यों में होना अनिवार्य है, तब उससे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है। बात करें भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्य इससे अधिक राज्य में और कुल वोटों का 6% या 6% से अधिक जो है मत का प्राप्त करना आवश्यक होता है, तभी से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का अधिपत्य दिया है। तो अधिपत्य दिया है कौन से मूलभूत संवैधानिक संशोधन की हम बात करें तो यह बात कर लेते हैं कौन, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है संवैधानिक संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का अधिपत्य दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो 8वीं अनुसूची हम बात करते हैं, यह अंग्रेजी भाषा नहीं है, बाकी सभी की सभी है। वर्तमान में कुल 22 भाषा जो है 8वीं अनुसूची में वर्णित है। बात करते हैं निम्नोक्त पदार्थ में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी।
तो मांग में वृद्धि नहीं होगी तो बात करते हैं नमक। नमक ऐसी चीज़ें हैं, इसका मूल में अगर वृद्धि भी हो जाती है तो मांग यानी कि मांग में वृद्धि नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त जल विद्युत होता है। क्या है? जल विद्युत। बात करते हैं निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन सी चीज़ है, तो सबसे कठोर की बात करते हैं हीरा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? सरदार की पदवी का अर्थ वल्लभ भाई पटेल को कौन सी ने दी थी? गांधी जी द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जापान के प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहाँ स्थित है? जापान के प्रसिद्ध जहाज उद्योग निर्माण की बात करते हैं कोबे में। कहाँ पे? कोबे में। अब बात करते हैं जापान के प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कोबे अवस्थित है, जहाँ की सोजो कवास्की ने यानी कि सोजो कवास्की ने 1878 में कवास यानी कि बात करते हैं कवास्की कवास्की सुकुजी शिपयार्ड की स्थापना टोक्यो में की और कोबो की बात करते हैं 1886 में दूसरा शिपयार्ड स्थापित किया गया था, यानी कि 1886 में जो है दूसरा शिपयार्ड जो है जहाज निर्माण के लिए स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील की बात करते हैं उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुरी, खुर्दा तथा गंजाम जिले में इसका विस्तार है। मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पाद है? तो किस राज्य का मूल उत्पाद है? तो बात करते हैं असम का जो है ये मूल उत्पाद है मूंगा रेशम। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं यमुनोत्री है। कहाँ पे? यमुनोत्री जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल की बात करें कैलाश पर्वत श्रृंखला का केमुंगडुंग हिमनद यह मानसरोवर के निकट में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि सॉरी ये यमुनोत्री नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। केमागुंडम है। कहाँ पे? केमागुंडम। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रृंखला के केमागुंडम हिमनद में है, यह मानस सरोवर के निकट में स्थित है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचयक यूनिट नहीं है? तो द्वितीय संचयक यूनिट कौन सा नहीं है? तो रैम नहीं है। रैम का फुल फॉर्म की बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, चूंकि द्वितीय संचयक यूनिट नहीं है। सिस्टम को बूट करने के क्या अभिप्राय है? तो सिस्टम को अगर बूट करते हैं कंप्यूटर को, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना इसका मतलब होता है। नायलॉन की खोज किसने किया था? तो नायलॉन की खोज की बात करें तो यह जो किया गया था कैरोथर्स के द्वारा नायलॉन की खोज किया गया था। अब बात कर लेते हैं चेडविक के द्वारा की बात करें तो चेडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। रोएंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज किया गया था। बिल ब्राउन के द्वारा जो है टीएनटी की ट्राइनाइट्रोटोलिन की खोज किया गया था, जो कि विस्फोटक है। बात कर लेते हैं एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है। तो अगर अधिकांशतः निर्भर करती है किस पे करती है? तो हम बात करते हैं जो निर्भर करती है बक्से की गति पथ पर। किस पे? बक्से की गति पथ पर। बात करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की बात करते हैं आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। बात करते हैं परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज की बात करते हैं ऑटो हन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1941 में किया गया था। बात कर लेते हैं ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो ध्वनि तरंग की हम बात करते हैं यात्रा करती है 1100 यानी कि 1100 फुट प्रति सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि तरंग की यात्रा करता है 1100 फुट प्रति सेकंड, यानी कि वायु में ध्वनि की चाल की बात करो 332 मीटर पर सेकंड जो होता है इसकी चाल होता है। हाँ, तो इसको इसी को अगर हम मीटर में यानी कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो 1 मीटर बराबर की हम बात करें 3.28 फुट होता है। 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है। अब वही बात करते हैं इसको हम 332 को अगर गुने कर देंगे 3.28 से तो कितना इसका आंसर निकल के चलाएगा, यानी कि 10,1089.292 हो जाता है। समथिंग की बात करें तो लगभग कितना हो जाता है 1100
फुट प्रति सेकंड के बराबर हो जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यह बात कर लेते हैं किसमें परिवर्तित होती है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो, और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसका काम है एसी वोल्टेज को निम्न ओसी यानी कि उच्च एसी को निम्न एसी में बदलना। अब बात करते हैं विद्युत मोटर की। तो इसका काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती प्रमात्रा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को कहते हैं। प्रत्यावर्ती प्रमात्रा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहते हैं, तो बात करते हैं चक्र कहते हैं। निम्नलिखित में से औसत को चुने। तो औसत को चुनने हैं तो क्या है औसत, बात करते हैं हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, ठीक है। केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, बिल्कुल सही है। बात करते हैं बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, ये भी बात कर लेते हैं इसका। तो यह भी बात करते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेल जो है वातावरणीय दबाव की मापन इकाई है, ये गलत है। ओम विद्युत प्रतिरोध मापन की इकाई है, ये सही है। इसका आंसर की बात करें ये गलत है। बात करते हैं वातावरणीय दबाव की इकाई किससे मापा जाता है, बेल से नहीं, बल्कि जो वातावरण की बात करते हो ये बेल से नहीं मापा जाता, ये गलत दिया गया है। बाकी सभी सही है। बात करते हैं भूकंप का समन सामर्थ्य किससे होता है। तो भूकंप का समन सामर्थ्य की बात करते हैं फॉल्ट से होता है। किससे, फॉल्ट से। आवर्त सारणी की दीर्घ रूप से निम्नलिखित में से निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। तो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। तो बात कर लेते हैं यह जो किस पर आधारित होता है, परमाणु संख्या पर। मलेरिया मादा एनोफ्लिज से फैलता है, इसकी खोज किसने की। तो यह हम बात करते हैं यह खोज किसने किया है, तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं एडवर्ड जेनर की। तो इसने क्या किया, टीकाकरण की खोज जो है 1796 ईस्वी में किया था। अब बात करते हैं लुई पास्चर की। तो लुई पास्चर की बात करें तो इसने पास्चुराइजेशन की यानी कि रेबीज के टीके और पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया की खोज किया था। और रॉबर्ट कोच की बात करें तो इसने हजार टीबी रोगाणु की खोज किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया मानों की प्रकाशित विद्युत बल्ब के भीतर लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है, फिर भी तंतु नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है, तो इसका बात कर लेते हैं। ज्वलन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि बल्ब में शुद्ध नाइट्रोजन अथवा अक्रिय गैस होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट है। तो अधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट की हम बात करें तो यह बात करते हैं द्रुत गति से जमता है। किससे, द्रुत गति से जमता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। कौन सा, सल्फर। फेल्सपार अयस्क है। तो फेल्सपार अयस्क की हम बात करें तो ये इनमें से कोई नहीं है। क्या है, इनमें से कोई नहीं। फेल्सपार अयस्क की बात करें एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कौन का पर्दा किस जीव में नहीं होता है। तो कौन का पर्दा की हम बात करें इनमें से सांप में नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, बाहरी, मध्य और भीतरी। कौन होते हैं, बाहरी कौन पिन्नों तथा श्रवण वाहिकाओं से बना होता है। अब बात करते हैं मध्य कौन में वायु होता है तथा 3 छोटी हड्डियां होती है। कौन का पर्दा मध्य कौन की झिल्ली होती है। सांप में कौन का पर्दा नहीं पाया जाता, बाकी सभी में पाया जाता है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होते हैं। तो लकड़ी की आयु की बात करें तो ज्ञात करने में कार्बन 14 की सहायक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो होता है। सोडियम जब फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो हम बात कर लेते हैं तो इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अथवा गलित अवस्था में बहुत यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका आंसर की बात करें इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
अब बात करते हैं गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो गुब्बारे की हम बात करते हैं, इनमें से हीलियम गैस भरी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और हीलियम गैस की हम बात करते हैं वायुयानों के टायरों एवं मौसम ज्ञात करने के वाले गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम गैस। वायुयानों के टायर एवं मौसम ज्ञात करने वाले गुब्बारों में भरी जाती है। बात करते हैं डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन की बात करें कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था, और इसी के खोज के लिए इसे 1959 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बात करते हैं एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य होता है। तो अगर एड्स की हम पूरा नाम की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। डी की हम बात करें तो डेफिशिएंसी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। तो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी की बात करें तो आँखों की एक बीमारी है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण डैश होता है। अजैव अवयव के उदाहरण की बात करें तो वायु है। क्या है? वायु। वायु एक क्या है? मिश्रण है। अब बात कर लेते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो यकृत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेत्र में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। तो कौन सा प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है। खून की कमी एक दशा है जो संबंधित किससे है? तो यह संबंधित है हीमोग्लोबिन से। निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। बात कर लेते हैं अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं। तो यहाँ पे दिया है सूची 1 सूची 2, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कुनैन की हम बात करें तो चिनकोना की तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं टेलिस की बात करें तो ये कहाँ प्राप्त किया जाता है? ये औषधि नामक पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, ये पत्तियों से प्राप्त होता है। तथा रोवाल्पिया नामक औषधि रोवाल्पिया सप्रेटाइस की जड़ से प्राप्त की जाती है। हेरोइन नामक औषधि फल से प्राप्त होता है, तो यह फल से प्राप्त होता है। रोवाल्पिया की बात करें तो ये जड़ से प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कुनेन की बात सिंकोना से, डिजिटेलिस की बात करें पत्तियों से, रोवेल्पी की बात करें तो ये जड़ से, हीरोइन की बात करते हैं फल से। अब बात करते हैं नेक्स्ट की आलू उदाहरण है। तो आलू की हम बात करते हैं किसका उदाहरण है? तो आलू की बात करें रूपांतरित तने का उदाहरण आलू है। बात करते हैं कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कीड़ों में निर्मोचन की हम बात करें तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यह एक डायसोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया 81 क्वेश्चन की बात करें, निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो सही की आपको चयन करना है। तो बिहार में वर्ष 2011 1 से 11 की अवधि में 25.07% की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी, बिल्कुल सही है। बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, ये भी सही है। बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला की बात करें गोपालगंज है, तो इसका सही आंसर की बात करें डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी के सभी सही है, इसका डी सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं निम्न कथनों पर विचार करने हैं। तो विचार करने हैं तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया निम्न कथनों पर विचार कर लेने हैं, तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बिहार में आर्यों का प्रवेश वैदिक काल में ही हो गया था, बिल्कुल सही है। आर्यों ने सामवेद यजुर्वेद की रचना मुख्यतः बिहार प्रवास के दौरान ही की, ये भी सही है। गंगा घाटी में आर्यों के प्रवास एवं विस्तार की जानकारी हमें मूल रूप से तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलती है, ये भी सही है। तो सही के आंसर की बात करते सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन के आपको चयन करना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बिहार में मानसून का आगमन 15 से 20 जून के मध्य वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है, बिल्कुल सही है। बिहार की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, ये भी सही है। बिहार में 15 अक्टूबर के पश्चात दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल पड़ जाता है, ये भी सही है। तो सही आंसर की बात करें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से किस ग्रंथ में महाजनपद काल के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है?
तो किस महाजनपद में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, यानी कि आंसर की बात करें तो दोनों से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी योजना निम्न में से किसको लक्षित है? तो यानी किसको लक्षित है? तो बात करें सब्सिडी योजना की, तो बीपीएल सामान के लिए, इसके लिए नहीं है। तो बीपीएल अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इसके लिए भी नहीं है। बीपीएल अनुसूचित जाति की बात करते हैं, इसके लिए है। तो इसका आंसर की बात करें सी इसका सही हो जाएगा। बीपीएल अनुसूचित जाति, बीपीएल पिछड़ा वर्ग, ये भी नहीं होगा। बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो इसमें कितनी है? तो 243 है। बिहार में राज्यसभा सदस्य संख्या 16 है। राज्यसभा सदस्य बात करते हैं, लोकसभा सदस्य की बात करें तो 40 है। विधान परिषद सदस्यों की बात करें तो कितना है? 75 है। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में जिलों की संख्या 40 है, ये भी आपको देखिए 38 है, 40 नहीं 31 है। प्रमंडल की संख्या 9 है। अनुमंडल की बात करें तो 108 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न में कथनों पर विचार करना है, तो चलिए हम विचार कर लेते हैं कथनों पर। तो यहाँ पे दिया गया मगध राज का प्रारंभिक इतिहास महाभारत में वर्णित है, ये सही है। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहदस्थ वंश से प्रारंभ होता है, ये भी सही है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का राजवंश हर्यक वंश से प्रारंभ होता है, ये भी सही है। तो सही आंसर की बात करते सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं निम्न में से कौन सा पर्व बिहार के जैनियों द्वारा मनाया जाता है? तो बिहार के जैनियों द्वारा कौन सा पर्व जो है मनाया जाता है? तो 10 लक्षण पर्व और दीपावली। तो इसका सही आंसर की बात करते हैं दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है, तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ की बात करें तो बौद्ध मठ होता है। क्या है? बौद्ध मठ। बात करते हैं विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए किस में निर्णय लिया जाता है? तो यह जो है किस में निर्णय लिया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषदों में निर्णय लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, कोई राशि 15% वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1725 रुपया हो जाती है और 20% वर्ष की साधारण ब्याज दर से उतने ही समय में 1800 रुपया हो जाती है। तो राशि बताएं। तो इसको क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। 15% को 20% में तो कितना हो जाएगा? 5% बराबर इन दोनों को भी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5% बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 75। 5% बराबर 75 हो जाएगा, क्योंकि 1725 को 1825 में घटा देंगे और 15% को 20% में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5% बराबर कितना हो जाएगा? 75 हो जाता है। अब यहाँ पे 5% बराबर 75, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 15 1 15, 15 5 75। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो गया। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर की बात करें तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया एक फल विक्रेता को निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम को 1 रुपया अधिक वसूले तो 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? तो प्रत्येक आम पर कितना होगा? तो 1 रुपया अधिक वसूलता है तो 50% का लाभ होगा। तो प्रारंभ में आम की कीमत पूछ रहा है, पहले आम की कीमत क्या था? तो 50% में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे 50% में 25% को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25% बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर 1/25 गुने 100 हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे, 25 चौक 100 बराबर 4। तो इसका सही आंसर की बात कितना हो जाएगा? 4 निकल जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 रुपया तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदारों को 10% की छूट दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत की बात करें तो क्या होना चाहिए? तो इसमें क्या किया गया है? तो इसको क्या किया गया? 30% जब बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। और छूट क्या, बिक्री के समय कितना छूट दिया? 10% छूट दे रहा है, गुने 90/100 घटा 100 हो गया। अब इसको कटा देंगे तो कितना निकल के चला आएगा? तो इसको जब कटाएंगे हम तो 13 से 117 हो जाता है और इसमें 100 घटा देंगे तो कितना निकल चला है? 17 निकल के चला आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक छात्रा ने
सॉरी छात्रा नहीं, छात्र ने यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो उसी समय घर से चलता है और अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल के घर जाने में इसकी चाल ज्ञात करें। तो अब क्या इसमें किया गया है, 6 मिनट देरी और 6 मिनट जैसे कहेगा तो इसको ऐड कर देना है। तो 2.5 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से कह रहा है तो इसको क्या करने हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया। तो इसको 2.5 किलोमीटर की बात करें तो अगर ऐसे भी कहते 2.5 गुने कितना होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है 3.5। अब बटे नीचे में क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। हम गुने की बात करें तो 6 मिनट घट जाता है, 6 मिनट की देरी से 6 मिनट बाद तो कितना होगा, 12 हो गया। तो बटे कितना, जो 12/60 कर दिया। अब इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 कट जाता है। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको गुने करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को एक शून्य ख़त्म कर ले तो हो जाएगा 25 चौक 100 हो गया। अब कहते हैं यहाँ पे 5 5 कट गया, 7/4 यानी कि तो कर दिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए निकल के चला आएगा। अब बात कर लेते हैं, एक बल्लेबाज जो है 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, कितना, यानी कि 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार औसत में 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, तो 17वीं पारी में 3 क्या होता है, उसका 3 रन जो है बढ़ जाता है। तो कितना 17वीं पारी में जब 3 रन बढ़ जाता है कितना हो जाता है, 70 या 51। तो 51 रन उसका क्या होता है, बढ़ जाता है, किस में, 87 में। तो 87 में 51 को हम घटा देंगे तो कितना निकल के चला आएगा, तो यह कितना निकल जाएगा, 36 निकल जाएगा। तो कितना रन बढ़ जाता है, 3 रन बढ़ जाता है, 3 रन फिर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस की हम बात करें तो यह मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, अरुण 3 जल विवाद परियोजनाओं के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है। तो किस देश की सहायता कर रहा है, तो नेपाल की कर रहा है। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है, तो सबसे लंबा पियर ब्रिज की बात करें तो मणिपुर में कर रहा है। बात करते हैं, सरकार के एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। तो कितने परसेंट बायो एथेनॉल का सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है, तो 10% रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, हाल ही में 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो किसने संन्यास ले लिया है, तो बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना तो वीडियो को नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।